हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन के वजह से आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मिलेंगे। हमने ऑलरेडी इसका वन शॉट सेशन अटेंड कर लिया होगा, होपफुली। किया है कि नहीं? नहीं किया तो जाके वो भी चेकआउट कर लो एंड उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखना है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस जैसे ही आप लोग देख लोगे, समझ लोगे, इट विल गेट वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू और आराम से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर जहां पे हम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करके आया है। इसमें ज्यादातर आपको 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जहां पे पूछा गया है कि बेस्ड ऑन लोकेशन और या पोजीशन कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बात चल रही है। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। आपके लोकेशन या पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक रीजन में कितनी डिविजन्स आएंगे? तो बेटा 3 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। आपके कितने टाइप्स आ जाएंगे? 3 टाइप्स आ जाएंगे। इफ यू रिमेंबर जब हम वन शॉट कर रहे थे तो उसके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में मैंने 3 डिफरेंट डिविजन्स बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड। कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? तो कैम्बियम का दूसरा नाम होता है लैटरल मेरिस्टेम। क्या होता है कैम्बियम का दूसरा नाम? लैटरल मेरिस्टेम। आई होप यू रिमेंबर कि हमने किस तरीके से पूरा का पूरा जो प्लांट है उसका ट्रांसफर सेक्शन निकाल के स्टडी किया था, ठीक है, सारे टिश्यूज की स्टडी की थी। नेक्स्ट बोला गया है कोलेनकाइमा कैसे टाइप का टिश्यू है? तो देखो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड टिश्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? लिविंग टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? बेटा आप इसका आंसर डायरेक्ट अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। तो उन सारे ऑप्शन में से ऑप्शन डी यानी कि जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है, ठीक है। मतलब इसको अपना फंक्शन पता है और कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट इन। बेटा मीजोफिल टिश्यू जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आपके लीफ में प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसका फंक्शन ही लीफ के अंदर में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है जो कि रेंज करता है अराउंड 2 to 3 मार्क्स, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चंस अटैच आपको दिख रहा है तो वो 3 मार्क्स तक भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ फ्रेश सेक्शन was taken by a student but he was disappointed because there were only few green and most colorless cell. Teacher provided a pink color solution. The section was immersed in this solution and when observed it was much clearer. What is the magic? अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, भाई जिसने चैप्टर अच्छे से देखा है ना उसको ही समझ आ गया क्वेश्चन। क्या बोला गया है? एक स्टूडेंट ने क्या किया था, एक फ्रेश सेक्शन लिया, उसको ऑब्जर्व किया बट वो सैड हो गया क्योंकि कुछ ही पार्ट्स जो थे टिश्यू के वो ग्रीन दिख रहे थे, बाकी सब तो कलरलेस थे। तो टीचर उसको एक पिंक कलर का सोल्यूशन देती है और अचानक से सारी चीजें विजिबल हो जाती है। तो कौन सा मैजिक किया है टीचर ने वो देखते हैं। तो देखो, ज्यादातर प्लांट सेल्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। सबसे पहला लॉजिक, प्लांट सेल ज्यादातर क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसलिए अलग अलग टिश्यू जो है उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको डिफरेंशिएट करना जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और सबका अप्रोच अलग अलग है क्योंकि दिख ही अलग रहे हैं ना, सबको कलर तो है नहीं। और जो पिंक सोल्यूशन टीचर ने दिया था बेटा, वो पिंक सोल्यूशन है आपके सैफ्रनिन का। सैफ्रनिन एक ऐसा स्टेन है जिसके वजह से जो थिक वॉल की टिश्यूज है ना वो रेड या तो पिंक कलर में स्टेन हो जाएगी। सिंस वो रेड या पिंक कलर में स्टेन हो जाएगी, स्टेनिंग हो जाएगी, तो अलग अलग टिश्यूज क्लियरली विजिबल हो गए और वो उन सारे टिश्यूज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ पे हुई है स्टेनिंग, क्योंकि उनको कलर नहीं था तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उनको हाईलाइट कर दिया। आप हाईलाइट करते हो ना, जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया सैफ्रनिन स्टेन को, वैसे सैफ्रनिन स्टेन ने अब अपने जो वो लड़का था उसके सेक्शन को भी अच्छे से हाईलाइट किया सो दैट वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर पाया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जब वो ऑब्जर्व कर रहा था, एक बच्चा है, वो एक सेक्शन को मतलब एक टिश्यू के पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने देखा कि वैस्कुलर बंडल्स ऐसे ऐसे कहीं भी स्कैटर्ड है, कोई भी टाइप के अरेंजमेंट में है। तो टीचर जो है ना वो बोलती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टेम जो है वो ग्रो नहीं हो सकते गर्थ में, इसके वजह से ये इस तरीके से अरेंज्ड है।
तो क्यों उन्हें ऐसा कहा, ठीक है। तो पहली बात, जो ये सेक्शन था वो बिलोंग करता है आपके एक मोनोकॉट स्टेम के ऊपर। किसका बिलोंग करता है वो? मोनोकॉट स्टेम का है। इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे मोनोकॉट और डाइकॉट, तो उसके अंदर में डाइकॉट जो था वो एकदम ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट में था, डाइकॉट ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट में था, बट मोनोकॉट स्कैटर्ड फॉर्मेट में था। दूसरी चीज, अब सिंस मोनोकॉट स्कैटर्ड फॉर्मेट में, इसलिए वैस्कुलर बंडल ही क्लोज है, और क्लोज वैस्कुलर बंडल जो है उनके पास कैम्बियम नहीं होता, और अगर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए स्टेम इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा उसके गर्थ में। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे जब वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा था और बाद में उसको ये समझा कि यार यहाँ तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, तो टीचर ने उसको बोल दिया बेटा तुझे स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, इसका मतलब इसका जो स्टेम है उसका गर्थ, उसका जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बढ़ेगा? पहली बात तो ये स्टेम बिलोंग करता है मोनोकॉट से, क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड टाइप का अरेंजमेंट है, वैस्कुलर बंडल्स क्लोज है, वैस्कुलर बंडल क्लोज है मतलब कैम्बियम नहीं होगा, कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है तो गर्थ नहीं बढ़ेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अ सेक्शन ऑफ द स्टेम हैड वैस्कुलर बंडल्स, एक सेक्शन लिया उन्होंने स्टेम का, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल था, बट एक वैस्कुलर बंडल जो था वो रैप्ड था, वो रैप अप था किसके अराउंड? तो दूसरे के अराउंड। तो तुमको क्या लगता है ये क्या होगा? तो देखो, जब वैस्कुलर बंडल एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रैप्ड होता है, वैस्कुलर बंडल जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रैप्ड होता है, तो यू ऑल नो ऐसे टाइप के अपीयरेंस को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। अगर सर्कल्स ऐसे जलेबी की तरह अरेंज है उसको भी हम लोग कॉन्सेंट्रिक ही कहते हैं, वैसे ही ये वैस्कुलर बंडल्स क्या है? तो कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स है, जिसमें एक वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीटली सराउंड कर रहा है दूसरे को। जैसे कि ये देखो, ये इसको सराउंड कर रहा है, ये वाला बंदा इसको सराउंड कर रहा है, ये वाला बंदा इसको कर रहा है, ये वाला बंदा इसको कर रहा है, सब एक दूसरे को सराउंड करके रखे हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, समझे कि नहीं कि हम लोग ने यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड किया? बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आ चुका है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, there were 2 cut logs of wood lying in the campus, मतलब 2 लकड़ी जो है कैंपस में पड़े हुए थे, और तुमने उसमें क्या देखा? एक में ग्रोथ के रिंग्स थे, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो रिंग्स था, और दूसरे में नहीं थे। तो टीचर जो है ना, टीचर्स बोलती है कि क्या ये डिफरेंसेस उनके पैटर्न में जो भी आया है वो किस रीजन के वजह से आया है, किस चीज के वजह से आप लोगों को एक में रिंग्स दिख रहा है और दूसरे में रिंग्स नहीं दिख रहा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? ठीक है, तो रीजन क्या है पता है? कि ग्रोथ रिंग्स इसलिए फॉर्म होते हैं क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है वहां पे, और फेवरेबल सीजन में, जैसे कि आप स्प्रिंग की बात कर लो, तो कैम्बियम जो है वो स्प्रिंग वुड बनाता है, यानी अर्ली वुड, मतलब जो मेन वुड बनने वाला है, सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली उसके पहले का, प्री टाइप का, और इसके अंदर में बड़े बड़े जाइलम के वेसल्स होते हैं। तो जब अनफेवरेबल सीजन आता है ना, तो ऑटम या विंटर का, तो ऑटम क्या करता है? वो लेट वुड बनाता है, मतलब कि यहाँ पे जो आपके वेसल्स है वो थोड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड टुगेदर जो है साथ में एक ऑटम का रिंग, सॉरी एनुअल रिंग बनाते हैं। और जिन प्लांट्स के पास सीजनल कैम्बियम एक्टिविटी नहीं होती है तो वो लोग ये ग्रोथ रिंग्स भी नहीं दिखाते। तो यस, इट काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द सीजन, क्योंकि अगर सीजन एकदम फेवरेबल चल रहा है तो रिंग्स भी एकदम प्रॉपर बड़ी बड़ी बनेंगी, बट अगर सीजन नहीं है तो रिंग्स जो है वो छोटी छोटी ही बनने वाली है। ठीक है, इतना समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ना ये लोग, पिंटू जो है ना, पिंटू नाम का एक लड़का है, वो कश्मीर के ट्रिप पे गया। ठीक है, पिंटू नाम का एक लड़का है, वो क्या किया? उसने कश्मीर के एक ट्रिप पे गया और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पे बड़े बड़े ट्रीज जो है ना उसके कट पोर्शंस थे, बट उसने क्या ऑब्जर्व किया? उस ट्रीज में अलग टाइप के रिंग्स प्रेजेंट है, उस ट्रीज में अलग टाइप के रिंग्स प्रेजेंट है, और वैसे रिंग वाले ट्रीज महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऐसा क्या है? तो पहली बात देखो, कश्मीर के अंदर में समर और विंटर का सीजन अलग अलग है, हमारे कंपेयर में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, और सीजनल चेंजेस जो है वो आपके कैम्बियम की एक्टिविटी को डिफर करती है। अब देखो, फेवरेबल सीजन है तो कैम्बियम बड़ा हो जाता है, रिंग बड़ा हो जाता है, नहीं है फेवरेबल सीजन, अनफेवरेबल सीजन है तो आपको रिंग्स छोटे भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से आप लोगों को एनुअल ग्रोथ रिंग्स जो है उसके अंदर में डिफरेंस देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में कंपैरेटिवली कम सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है आपको, इसलिए ग्रोथ जो है इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ज्यादातर ट्रीज में ऑलमोस्ट सब में सिमिलर टाइप का ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा गया, एक स्टूडेंट है
वो एक स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहा था जिसके ऊपर लेबलिंग नहीं था कि ये किस चीज का स्लाइड है। फिर सेक्शन जो है ना, उस जो सेक्शन उसको मिला था उसके ऊपर कुछ वैस्कुलर बंडल्स थे जो ऐसे इतर तितर स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे ग्राउंड टिश्यू में। इट इज सेक्शन ऑफ अ मोनोकॉट स्टेम। उसको पता चल गया कि मोनोकॉट स्टेम है। उसने एक्सक्लेम किया और बोला कि नो, इट इज अ सेक्शन ऑफ फर्न रैचेस। और टीचर को बोल दिया उसने ये चीज, ठीक है। टीचर उसको बोलती है कि तू ऑब्जर्व कर जाके वैस्कुलर बंडल को फिर से, और फिर मुझे बता क्या आंसर है। तो उसने जो ऑब्जर्व किया, टीचर उसको कॉन्ट्रडिक्ट क्यों की, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो, मोनोकॉट स्टेम और फर्न रैचेस जो है ये दोनों स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स दिखाते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया कि शायद ये फर्न ही हो सकता है। बट मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स एकदम पास पास होते हैं, क्लोज्ड कोलैटरल होते हैं, पास पास में रहते हैं। और फर्न रैचेस में वैस्कुलर बंडल्स कॉन्सेंट्रिक होते हैं, मतलब एक को दूसरा सराउंड करके रखता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब री एग्जामिन करता है वैस्कुलर बंडल को, उसको समझता है कि कॉन्सेंट्रिक है, कोलैटरल नहीं। और कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फर्न रैचेस की ही बात चल रही है, ठीक है। समझे मेरी बात? मतलब ऐसे छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको पता चलता है, इसलिए बोल रही हूं जाके वन शॉट देख लेना। नेक्स्ट है, स्टूडेंट फाउंड अ वुडन स्टॉपर इन लेबोरेटरी। वुडन स्टॉपर होता है लैब में, कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह के ऊपर लगा देते हैं। He was told by an old lab attendant that it is there for many years. He kept thinking how it did not rot. उसने बोला कि उसको पता चलता है कि काफी सालों से यहाँ पे वुडन का जो स्टॉपर है वो रखा हुआ है, तो ये अब तक सड़ा क्यों नहीं, ये उसके दिमाग में आता है। तो आंसर पता है क्या है कि वुड जो होता है ना, उसके अंदर में बहुत सारे डेड लिग्निफाइड जाइलम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लिग्निफाइड जाइलम सेल्स है, उसके वजह से सेल वॉल्स जो है, उसके वजह से बेटा जो आपके सेल के वॉल्स है वो हार्ड तो हो ही जाता है, साथ में वाटरप्रूफ भी बन जाता है, क्योंकि जाइलम का तो कंटिन्यूस कांटेक्ट ही रहता है वाटर से। और लिग्निफाइड टिश्यूज क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स के अटैक होने वाले थे, जो उसको सड़ा सकते थे, वो अटैक को भी रेजिस्ट कर देते हैं, वो अटैक भी होने नहीं देते। इसलिए वुडन स्टॉपर जो है वो एक्चुअली रॉट हुआ ही नहीं, वो सड़ा ही नहीं, और वो कैसे के कैसे रह गया, वो सालों तक के लिए प्रिजर्व्ड रह गया, ठीक है। इट रिमेन्स प्रिजर्व्ड फॉर मेनी ईयर्स, ऐसा उनने करके दिखाया, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट जब स्लाइड ऑब्जर्व कर रहा था लीफ के सेक्शन का, मतलब मैंने लीफ का छोटा सा सेक्शन लिया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि स्टोमेटा अपर सरफेस में, तो उसको लगा कि उसने स्लाइड को अपसाइड डाउन डाल दिया है। टीचर कंफर्म बोलती है नहीं नहीं, तूने स्लाइड बराबर डाला है। अब हमने आज तक क्या सीखा है, हमने आज तक ये सीखा है कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के नीचे, नीचे साइड में। और जब ये स्लाइड में देख रहा था लीफ के, तो उसको ऊपर दिखा, तो पहले उसको लगता है शायद उसने गलत तरीके से स्लाइड रखा है। टीचर बोलती नहीं, तूने सही रखा है। क्या रीजन हो सकता है, स्टोमेटा ऊपर क्यों दिख रहा है, उसने कुछ डिस्कवरी तो नहीं कर दी। मैं बताती हूँ, स्लाइड एकदम बराबर रखा था, बट अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब लीफ, मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ पढ़ा था आपको साथ में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो आइसोबाइलेटरल होता है। मतलब मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा बीच में ही प्रेजेंट रहता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों के साथ एग्जिस्टेंस रहेगा उसको। मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा जो है अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है, सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी प्रेजेंट है, नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर भी प्रेजेंट है। इसलिए स्टोमेटा जो है उसको अगर तुम देखोगे लीफ के ऊपर सरफेस पे, अगर मोनोकॉट के, तो आपको ऊपर में भी दिखेंगे और नीचे में भी दिखेंगे। ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर होगा। एंड यस, उस बच्चे ने स्लाइड को एकदम करेक्ट तरीके से रखा था, कोई गलती नहीं की थी उसने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं। ये शॉर्ट नोट्स भी आपको 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक बन जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब क्या होता है, एकदम छोटू छोटू से पोर्स रहते हैं जो कि लीफ के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, बट मोनोकॉट में ऊपर नीचे दोनों, बट डाइकॉट में सिर्फ नीचे, सो दैट ज्यादा ही वाटर लॉस ना हो जाए। हर स्टोमा के अंदर में बीच में जो खाली जगह थी उसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है, जिसके आजू बाजू 2 गार्ड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स ऐसे किडनी के शेप के होते हैं डाइकॉट्स में, और डंबल के शेप में होते हैं मोनोकॉट्स में। ये चीज याद रखना, एमसीक्यू भी बन सकता है इसमें। गार्ड सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एपिडर्मल सेल्स को सराउंड करके रखते हैं, घेर के रखते हैं, और उसी चीज को हम लोग सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या करता है, ये रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज को। वो मेक श्योर करता है जो भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मतलब
वाटर वेपर के फॉर्म में जो भी वाटर निकल रहा है वो प्रॉपर तरीके से होते रहे, सो दैट एक्सेस वाटर हमारे स्टोमेटा में यानी कि हमारे प्लांट में ना रह जाए। तो वो सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है बेटा? आपका स्टोमेटा। स्टार मार लो, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ बेटा बड़े ही टाइप के प्लांट्स में आप ऑब्जर्व करोगे, सारे प्लांट्स कैन नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब देखो क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ का, थोड़ा सा ध्यान देना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही होता है कि गर्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ना स्टेम का या रूट का, मतलब मोटा कर देना उसको बेसिकली। ये कब होता है? जब वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, तभी होगा। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या करता है? सेकेंडरी जाइलम बनाता है अंदर साइड में, और जो आप लोगों का सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्या करता है? बाहर के साइड में ग्रोथ लेके आता है, अंदर बाहर दोनों साइड से गर्थ जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। कॉर्क का कैम्बियम क्या करता है? कॉर्क एक्सटर्नली प्रोड्यूस करता है और फिलोडर्म भी प्रोड्यूस करता है, बट वो अंदर साइड से, मतलब अंदर और बाहर दोनों साइड से क्या हो रहा है? उसका जो गर्थ है उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या कर रहा है? ये एनुअल रिंग्स बनाता है जो कि धीरे 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 उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसका जो तगड़ापना है उसको बढ़ाता रहता है। और तुम ज्यादातर कॉन्सेंट्रिक वाला अगर देखोगे रिंग्स जो होते हैं एनुअल रिंग्स, वो आपको डाइकॉट स्टेम में और जिम्नोस्पर्म्स मतलब हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में भी देखने को मिल जाएगा आपको। अब अगर मैं एक बात बता दूं आपको कि भाई हमको बोला क्या पेक्यूलैरिटी बता दो आपके पैरेन्काइमा सेल के वॉल की, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रही हूँ। तो देखो जो आपका स्क्लेरेन्काइमा सेल है, पहली बात तो ये डेड होता है मैच्योरिटी पे। क्या होता है? ये डेड होता है मैच्योरिटी के टाइम पे। इनके सेल वॉल्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं, इट इज वेरी थिक, और बहुत ज्यादा लिग्निफाइड होता है। ठीक है, थिक भी होंगे और लिग्निफाइड है, लिग्निन से बने मतलब डेड भी हैं। सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन एकदम यूनिफॉर्म तरीके से होती है, कहीं मोटा कहीं पतला, वैसा सीन नहीं है। ल्यूमेन जो है काफी ज्यादा नैरो होता जाता है क्योंकि वॉल्स थिक है, तो एकदम ही ज्यादा सब कुछ ठीक रहेगा तो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पाएगा, डिवीजन नहीं रहेगा, और यूनिफॉर्मिटी होती है आपके स्क्लेरेन्काइमा सेल में। ठीक है, अब जो बहुत सारे पिट्स, बहुत सारे ऐसे होल टाइप प्रेजेंट रहते हैं वॉल्स पे, और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट के ऑर्गन्स को, सो दैट उसको एक शेप मेंटेन रहे। सेल वॉल की तरह बेसिकली इसका काम है, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। अब इसके बाद में आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम को डिफरेंशिएट कर दो सिर्फ उसके अरेंजमेंट या कैम्बियम के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे बेटा। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा अपन अच्छा कर देते हैं। ओके, चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, अरेंजमेंट की बात करूँ तो मोनोकॉट स्टेम कैसे होता है? ऐसे वैसे कैसे भी स्कैटर्ड रहता है, कोई शेप ही नहीं है उसको। पर डाइकॉट स्टेम का अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर रिंग्स में होता है। कैम्बियम का बात करूँ तो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, बट डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो एक डैश होता है उसको कैम्बियम बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करूं तो मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, बट डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है। अगर बंडल शीथ का बात करूं तो ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है, और डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट रहता है या तो पुअरली डेवलप रहता है। अगर मैं ग्राउंड टिश्यू की बात करूं तो मोनोकॉट स्टेम में अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब से सेल डिवाइड करे जा रहा है बट उसको फंक्शन नहीं मिला, उसका फिक्स नहीं हुआ है फंक्शन। बट डाइकॉट स्टेम की बात करूं तो आपको यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू दिखेगा कि वो कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ, ये सब अलग अलग जगह पे डिवाइड हो चुका है, मतलब सबकी जो भी फंक्शंस है वो स्पेसिफाई हो चुकी है। ठीक है, वो क्या हो चुकी है बेटा? स्पेसिफाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट देख लो जाइलम और फ्लोएम की फंक्शनिंग। जाइलम एंड फ्लोएम की फंक्शनिंग भी देख लो फटाफट से। जाइलम का क्या काम है बेटा? जाइलम का एक ही काम है कि वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फ्लोएम क्या करता है? तो फूड मटेरियल को इधर से उधर लेके जाने का काम करता है। जाइलम नीचे से ऊपर जाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मान लो रूट फूड बना रहा है तो रूट भी आगे खाना देगा। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ज्यादातर जाइलम जो होता है ये डेड होता है, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के।
और फ्लोएम में सब लिविंग है सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स को छोड़ के, ठीक है। अब आपका जाइलम जो है ये डेड है, मतलब इसका काम क्या है, सपोर्ट देने का, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा। और फ्लोएम जो है वो लिविंग है, मतलब स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब काम वो करेगा। वो चेक करेगा कोई फालतू चीज तो नहीं आ गई अंदर, अपने सोच समझ कर ट्रांसपोर्ट करवाएगा। जाइलम में मेन एलिमेंट्स होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, ठीक है। वैसे फ्लोएम जो है उसके अंदर मेन एलिमेंट्स है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा, ठीक है। ये आपने अगर वन शॉट अटेंड किया है ना तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये सब आप लोग बिना बताए भी आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट है इंटरनल एनाटॉमिकल डिफरेंसेस डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बीच में, कि एक डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बीच में अंदर से क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेचर की बात करो तो डाइकॉट लीफ जो होता है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है ना, दोनों साइड प्रेजेंट होता है और डिफरेंट है दोनों साइड। मोनोकॉट लीफ इज आइसोबाइलेटरल, ऊपर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, नीचे भी होता है। मीजोफिल की बात करूं तो बेटा यहाँ पे आप लोग देखोगे कि डाइकॉट लीफ में पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू दोनों प्रेजेंट है। बट अगर मोनोकॉट की बात करूं तो डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ, फंक्शन ही नहीं कर पा रहे अलग से। स्टोमेटा की बात करूं तो ज्यादा प्रेजेंट होता है नीचे में, एपिडर्मिस में, नीचे साइड में। और आपके मोनोकॉट लीफ की बात करो तो दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट है, इसलिए बायलैटरल भी बोल रहे हैं, सॉरी आइसोलेटरल भी बोल रहे हैं, क्योंकि सेम दिख रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब ब्यूलिफॉर्म सेल्स की बात करूं तो एब्सेंट होता है डाइकॉट में, बट मोनोकॉट में प्रेजेंट है, मोनोकॉट लीफ में। गार्ड सेल्स की बात करूं तो डाइकॉट में किडनी शेप का है और मोनोकॉट में डंबल के शेप का है, और दोनों साइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कुछ डायग्राम्स रहेंगे, मैं ये देखो ये आपका टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, बट जो मैंने वन शॉट में ड्रॉ किया है ना डायग्राम, मैं आपको वो बोलूंगी वो बनाने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। ये इन लोगों ने 3D डायग्राम दे रखा है। तो आपको पहला टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ करना है। अब टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ ये लोग निकालते कैसे है, मान लो इन लोगों ने ये छोटा सा सेक्शन काट लिया, फिर ये छोटे से सेक्शन को माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं और तब कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ, दिस इज टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट। ये भी सेम स्ट्रक्चर हमने वन शॉट के लेक्चर में बनाया है, सो मेक श्योर आप वो वाला डायग्राम प्रेफर करो, ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है फॉर योर रेफरेंस। नेक्स्ट है टीएस ऑफ योर डाइकॉट स्टेम। तो अपना डाइकॉट स्टेम मतलब डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट्स हो गया, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो एक एक बार इसकी प्रैक्टिस बढ़िया लगानी है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम दिया और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा नोट डाउन कर लेना है, 4 मार्क्स के लिए आराम से आपके एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम दिया, क्या ये स्टोमेटल अपैरेटस है, लेबल और फंक्शन बता दूं तो गार्ड सेल का काम क्या है, ओपनिंग रेगुलेट करता है स्टोमेटा का, कब स्टोमेटा खोलना है कब स्टोमेटा बंद करना है। स्टोमेटल पोर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे स्टोमेटल पोर की बात करूं तो इसका ये जो होल दिख रहा है, अगर उसकी बात करूं तो ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, मेरे मतलब ये भी रिस्पायर कर रहा है ना बेसिकली। अब सब्सिडरी सेल्स का बात करूं तो ये सपोर्ट करने का काम करता है आपके गार्ड के सेल्स को। एपिडर्मल सेल लीफ के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, थोड़ा सा वैक्सी कोटिंग होती है उसके ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे एक और ऐसा डायग्राम दिया और पूछा गया है कि भाई इसके बारे में बता दो, तो ये शूट एपेक्स है, ठीक है। आप लोगों को अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और यहाँ पे लैटरल मेरिस्टम दिख रहा होगा। तो अपाइकल मेरिस्टम जो कि लेंथ बढ़ाता है शूट का ऊपर साइड में, लीफ प्रिमोर्डिया जो होता है वो लीफ में जाके कन्वर्ट हो जाता है, प्री मतलब प्री प्राइमरी जैसे याद रखना है। एक्सिलरी बड जो होता है ये क्या करता है, बाद में जाके ब्रांचेस बनाता है, जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो ब्रांचेस बनाते हैं। स्टेम एक्सिस का बात करूं तो ये लीफ को और ब्रांचेस को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डायग्राम दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको आंसर करना रहेगा। 3 से 4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे आपको रूट एपेक्स दिख रहा होगा, आपके टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। रूट कैप क्यों होता है, अब रूट को आपको इतना अंदर अंदर तक जाना रहता है, तो रूट प्रोटेक्टेड रहे इसलिए उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ रहता है रूट के टिप पे। अगर मैं अपाइकल मेरिस्टेम की बात करूं तो मेरिस्टेम है मतलब न्यू सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, वो जो लंबा वाला रीजन की बात करूं तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो सेल का जो साइज है, जो लेंथ है बेसिकली वो इंक्रीज करता रहता है। रूट हेयर जोन की बात करूं, ये जो आपको रूट हेयर्स दिख रहा है ये एक्स्ट्रा अपेंडेजेस की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने वाला है आपके, ओके। अब इसके बाद में आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है ये आराम से, 3 से 4 मार्क्स में। तो ये जैसी स्ट्रक्चर देखोगे, रूट हेयर लिख दिया उसके ऊपर, समझ जाओ यार डाइकॉट रूट की बात है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एपिब्लेमा जो होता है
उसके ऊपर में रूट हेयर्स प्रेजेंट होता है फॉर एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन, कॉर्टेक्स एकदम बड़ा होता है और पैरेन्काइमाइटस होता है, फिर जो आपका एंडोडर्मिस है उसके अंदर में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एकदम रेडियल और एक्सार्च होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके सेकेंडरी ग्रोथ की, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, मोनोकॉट में नहीं होता है वैसा, है ना, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्लोरेनकाइमा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को क्लोरेनकाइमा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बताऊं तो क्लोरेनकाइमा लिविंग टिश्यू है, साथ ही साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसके पास थिन सेल्यूलोज का सेल वॉल भी प्रेजेंट है, सेल्स एकदम लूजली अरेंज्ड है और उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे बीच बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टोमाटल अपैरेटस का। अब स्टोमाटा के बारे में ना काफी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं हमने, फिर भी एक बार ही देख लेते हैं। किधर प्रेजेंट होता है? तो आपके एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। काम है इसका ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करना, वाटर वेपर जो भी जा रहा है वो ज्यादा तो नहीं जा रहा, ये सारी चीजें रेगुलेट करना। गैसेस एक्सचेंज भी रेगुलेट करता है बिकॉज प्लांट्स आर रेस्पायरिंग। गार्ड सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है, ओपन और क्लोज होता है। अगर सेल्स पूरा भर चुका है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर स्टोमाटा खाली है तो बंद हो जाएगा, सो दैट एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए। समझे इतनी बात? अब इसके बाद में हमने क्या किया है, लीफ का ट्रांसफर सेक्शन निकाला हुआ है। मैंने लीफ लिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन निकाल लिया डाइकॉट लीफ का। तो ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, आगे और मतलब फ्रंट में डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों अलग अलग है। मीजोफिल के अंदर आप डिफरेंशिएशन देखोगे पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू का। स्टोमाटा बहुत ज्यादा होता है नीचे के साइड में, वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कोलैटरल होता है, बाजू बाजू में है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादातर पैलिसेड जो टिश्यू है उसी के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा? पैलिसेड टिश्यू के कारण। अब डिस्टिंग्विश देख लेते हैं बहुत फेमस चीज के ऊपर, डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। तो देखो डाइकॉट लीफ में स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट है? तो लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, बट मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट होता है, डंबल शेप में। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस की बात करूं तो डाइकॉट लीफ में बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, बट मोनोकॉट जो है उसके अंदर में उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। वेनेशन का बात करूं तो डाइकॉट लीफ अच्छा बड़ा वाला ज्यादा इवॉल्व्ड लीफ है, तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। रेटिकुलेट मतलब ऐसे वेब जैसा, और पैरेलल का मतलब होता है जैसे आपने केले के पत्ते में देखा होगा, दिस इज पैरेलल, है ना, दिस इज पैरेलल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की बात करूं तो डाइकॉट लीफ में बहुत कम होता है, अनइक्वल होता है साइज में। मोनोकॉट लीफ की बात करूं तो बहुत ज्यादा होता है ये, और ऑलमोस्ट इक्वल होता है साइज में। मेसोफिल सेल्स की बात करूं तो डाइकॉट लीफ में आपको डिफरेंशिएटेड दिखेगा पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में, बट मोनोकॉट लीफ की बात करूं तो इसमें कोई आपको डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। So this was all about your exercise question as well. बेटा अगर आप लोगों को इसका एक नोट्स का प्रॉपर से एक पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे क्या पीडीएफ मिलेगा, बट आप ये सारे सेशंस बेटा अभी फिलहाल वन शॉट में देख रहे हो जिसमें यू कैन नॉट आस्क मी योर डाउट्स, है ना। मैं तो यही कंसिडर कर रही हूँ आपने वन शॉट देख लिया, आपको कुछ डाउट नहीं है, बट अगर आप लोग भी चाहते कि आप लाइव सेशन अटेंड कर पाए तो प्लीज ज्वाइन आवर नीव 2.0 बैच। अब आप सोचेंगे मैम इतने महीनों से चल रहा है तो हम तो पीछे हो गए। नहीं बेटा, वी आर स्टार्टिंग नीव 2.0। नीव 2.0 में हम सारे सब्जेक्ट्स को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट जिस भी बच्चे का छूट चुका है, लेट हो गया है, वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और अगर आप नीव 2.0 बाय कर लेते हैं जो कि सिर्फ 6500 का 2 इयर्स के लिए, तो आपको शौर्य बैच जो कि सीटी का क्रैश कोर्स है वो भी फ्री में मिलेगा, यानी कि पूरा 2 साल सिर्फ 6500 रुपए में। और इसमें वी आर डैम श्योर कि आप लोगों का पूरा पोर्शन एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा और स्कोर सबसे ज्यादा आएगा। बट अगर आप लोग स्टिल विजय सीरीज में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप विजय सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप हमारे विजय सीरीज में एनरोल करेंगे आप वेदांतु के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप आएंगे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, बाय नाउ कर देंगे जो कि सिर्फ 0 रुपीज का है, 0 लिटरली एब्सोल्यूट 0, जहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप लोगों को वेद एआई के फीचर्स वहां मिल रहे हैं। व्हाट इज वेद एआई? ये एक ऐसा एआई है जो कभी थकता नहीं है, कभी आपसे क्रेडिट्स नहीं मांगता, ना आपसे पैसे मांगने वाला है, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको उससे कुछ पूछना है, यू हैव योर पर्सनल एआई असिस्टेंट विथ यू 24/7, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर लेते हैं, विजय सीरीज में लॉगिन कर लेते हैं,
तो आपको फ्री असेसमेंट, डीपीपी टेस्ट सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा। अगर बेटा आप लोग सोच रहे हैं कि सीईटी के लिए एक अच्छी बुक्स ले लें, तो फिर हमने 27 इयर्स के पीवाईक्यूज जो है उनको एनालाइज किया, हर शिफ्ट के पीवाईक्यूज को, एंड देन वी केम अप विद दिस बुक जिसका नाम है एमएचटी सीईटी तत्व बुक्स। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ महाराष्ट्र फॉर सीईटी, एंड आई एम डैम श्योर इफ यू हैव दिस बुक तो आप लोगों को 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए we have also launched IBSAT for all of you. What is IBSAT? That is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. If you clear this test बेटा, आप लोगों को 90% स्कॉलरशिप अपने फिंगर टिप्स पे मिल जाएंगे। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसी वीडियो हो जाए आप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक चेक करके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इसके नोट्स भी आप लोगों को विजय सीरीज के ही नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अभी के अभी सारे क्वेश्चंस लिख के रख लेना या तो प्रिंट निकाल लेना। Thank you so much for watching till the end and all the best for your exams.